बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका आर की परीक्षा नज़दीक है और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब इस परीक्षा को अच्छे से दें और परीक्षा में चयनित हों और देश के विकास का माध्यम बने। खैर, पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे वीडियो की एक सीरीज़ चल रही है आप सभी के लिए, आपने देखा भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जिनसे प्रश्न आर में बन सकते हैं, उन टॉपिक्स पे मैं चर्चा करता हूँ 10 मिनट तक, 10 मिनट के आसपास। तो आज का जो अपना चर्चा का विषय है वो यही है कि ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनके क्षेत्र एक राज्य से ज़्यादा हैं। हमारे भारत देश में यदि आप हाई कोर्ट की भूमिका देखें तो हाई कोर्ट की भूमिका यह भी है कि हाई कोर्ट के पास एक राज्य से अधिक भी क्षेत्राधिकार हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है या हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार हो सकता है। कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास एक राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं या एक यूनियन टेरिटरी है, और कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है, तो थोड़ी बात मैं आपको हाई कोर्ट के विषय में बता देता हूँ इंट्रोडक्टरी लिहाज से, यानी परिचय के लिहाज से। उसके बाद हम लोग आते हैं और ये देखेंगे कि ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं हमारे पास जिनके पास एक से अधिक क्षेत्र या एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये संविधान के भाग 6 में 214 से लेकर 232 तक के प्रोविज़न क्या है, मेंशन है पार्ट 6 में। हाई कोर्ट की चर्चा संविधान के भाग 6 में इसीलिए की गई है क्योंकि हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है वो राज्यों तक होता है, इसीलिए इसकी चर्चा संविधान के भाग 6 में की गई है। ये हमारे भारत देश में उच्चतर न्यायपालिका का एक भाग है। उच्चतर न्यायपालिका, हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल होते हैं, तो हाई कोर्ट भी उच्चतर न्यायपालिका का भाग है। ठीक है, भारत देश में आप जानते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ ये होता है कि न्यायपालिका का एक ही हायरार्की होती है, एक ही क्रम होता है, चाहे केंद्र से संबंधित कानून का विवाद हो, चाहे राज्य से संबंधित कानून का विवाद हो। जैसे होता क्या है कि मेरे भाई, संघात्मक व्यवस्था में जनरली दोहरी न्यायपालिका होती है। जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है तो अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, यानी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित विवाद होगा तो जिला स्तर पर अलग न्यायालय, राज्य स्तर पर अलग न्यायालय, केंद्र स्तर पर अलग न्यायालय, और केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित कोई विवाद होगा तो जिला स्तर पर अलग न्यायालय, राज्य स्तर पर अलग न्यायालय। इसे कहते हैं दोहरी न्यायपालिका। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यही है कि चाहे आप केंद्र से संबंधित कानून को तोड़ें, चाहे राज्य से संबंधित कानून का तोड़ें, कहने का अर्थ ये है कि चाहे केंद्रीय कानूनों से संबंधित विवाद हो, चाहे राज्य के कानूनों से संबंधित विवाद हो, एक ही हायरार्की फॉलो होती है न्यायालयों की। ठीक, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे जिला स्तर पर आपको दिखाई पड़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय या सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करते हैं, हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट काम करते हैं, इसीलिए हम उन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यही हायरार्की, यही क्रम फॉलो होता है। यहाँ से न्याय नहीं मिला तो आप यहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय कानूनों के लिए अलग क्रम है और राज्य के कानूनों के लिए अलग क्रम है। विवाद चाहे केंद्र से संबंधित बनाए गए कानून का हो, चाहे विवाद राज्य से संबंधित बनाए गए कानून का हो, न्यायालय का एक ही क्रम का अनुसरण किया जाता है। इसे हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, यानी एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। तो भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका है, साथ साथ भारत देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका एक होती है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जिसको कमिटेड जुडिशरी कहते हैं। यानी न्यायपालिका जब सरकार के साथ मिल के काम करे, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करे, तो उसे हम कमिटेड जुडिशरी कहते हैं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी इस न्यायपालिका के समर्थक थी, लेकिन भारत देश में फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि भारत देश में भाई न्यायपालिका को अधिकारों की रक्षा करना है, न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करना है, सरकार के मनमानीपन से भी न्यायपालिका को बचाना है। और ऐसे में यदि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी तो क्या हो जाएगा, मनमानीपन बढ़ेगा, निरंकुशता बढ़ेगी। तो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में कमिटेड जुडिशरी ठीक नहीं होगी। ये ऐसी जगह ठीक होती है जहां लोकतंत्र में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो, जागरूकता का स्तर इतना ज़्यादा हो कि व्यक्ति खुद ही गलत नहीं कर रहा है, ऐसी जगह हो सकता है। लेकिन भारत देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए है क्योंकि भाई वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। अगर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करेगी तो दबाव मुक्त रहेगी, दबाव मुक्त रहेगी तो संविधान की रक्षा कर पाएगी।
कार्यपालिका के दबावों से मुक्त रहेगी, विधायिका के दबावों से मुक्त रहेगी, तो कार्यपालिका और विधायिका के मनमानीपन को रोक पाएगी। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। कानून के राज को स्थापित करने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए कैसी न्यायपालिका चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। तो भारत देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है। खैर, आज जो अपना चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय ये है कि ऐसे कितने हाईकोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक क्षेत्र हैं। तो आइए देखते हैं, हाईकोर्ट विद जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, एक से अधिक क्षेत्र या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश या एक से अधिक राज्यों वाले जो हाईकोर्ट हैं। तो सबसे पहला अपना गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट को मेरे भाइयों हम असम हाईकोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे असम हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इसकी बेंचेज भी, असम में इसकी बेंच गुवाहाटी में है, नागालैंड में कोहिमा में है, मिजोरम में आइजोल में है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में है। ठीक है। बम्बई हाईकोर्ट की यदि आप बात करें तो बम्बई हाईकोर्ट का जो क्षेत्र है, एक तो पूरा महाराष्ट्र है, दूसरा गोवा है और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है। और बम्बई हाईकोर्ट की यदि आप बेंच की बात करें तो बम्बई हाईकोर्ट की बेंच बम्बई में है, मुंबई के साथ साथ नागपुर में है, औरंगाबाद में है और गोवा वाली पणजी में है। ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो क्षेत्र है वो पंजाब है, हरियाणा है और साथ साथ आपका क्या है, चंडीगढ़ है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल है आपका और अंडमान निकोबार है। ठीक है। केरला हाईकोर्ट का क्षेत्र केरला है और केरला के साथ साथ लक्षद्वीप है केरला हाईकोर्ट का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और प्लस लद्दाख। देखिए, पहले एक सवाल आता था कि ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है, ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाईकोर्ट है, यानी ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। तो उसका जवाब होता था दिल्ली। लेकिन अब उसके साथ एक सवाल और जुड़ गया है कि ऐसा कौन सा दिल्ली के अलावा हाईकोर्ट है, दिल्ली के अलावा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाईकोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो क्षेत्र है वो जम्मू एंड कश्मीर है और क्या है, लद्दाख है। अगला है आपका मद्रास हाईकोर्ट, जिसे आप चेन्नई हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। तो ऐसे सवाल भी आपके यहाँ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। तो आप लोग जरा बताइएगा, कमेंट करके भी बताइएगा ये बात कि कौन से ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। इसमें खोजिए कि कौन से ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। क्या सबके पास एक से अधिक राज्य हैं? क्या नहीं, सबके पास नहीं है। ध्यान दीजिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, एक से अधिक राज्य है। तो ये तो टिक हो गया भाई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास है। मुंबई हाईकोर्ट के पास महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी राज्य है, गोवा भी राज्य है, लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो इसके पास भी 2 राज्य हैं, तो एक से अधिक राज्य ये भी हो गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पास पंजाब है और हरियाणा है, पंजाब हरियाणा दोनों राज्य हैं, तो एक ये हो गया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का देखें तो कलकत्ता हाईकोर्ट के पास वेस्ट बंगाल है, ये राज्य है, लेकिन अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। केरला हाईकोर्ट के पास केरला क्या है, राज्य है, लेकिन लक्षद्वीप क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पास जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। मद्रास हाईकोर्ट में आप देखेंगे तमिलनाडु क्या है, राज्य है, लेकिन पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे हाईकोर्ट जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं, क्या हो जाएगा, गुवाहाटी, बॉम्बे और पंजाब। ठीक है। तो 3 ऐसे हाईकोर्ट होंगे जिनके पास एक से अधिक राज्य, मतलब समझ रहे हैं ना, जिनके पास मिनिमम 2 राज्य हैं। तो 3 ऐसे हाईकोर्ट होंगे जिनके पास एक से अधिक क्या है, राज्य है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये चार्ट मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप देख लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिए, सवाल गलत नहीं करिएगा। ठीक है। चलिए, कुछ सूचना भी है आपके लिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा टिप्पणी सेक्शन में। आप लोग कुछ टिप्पणी सेक्शन में कहते हैं तो कभी कभी मौका मिलता है तो ज़रूर मैं पढ़ लेता हूँ और उससे एक ऊर्जा मिलती है, उससे आप लोगों के लिए बेहतर करने का एक विश्वास जगता है। ठीक है। कहते हैं कि तारीफ़ करना एक दैवी गुण है, लेकिन आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। ठीक है। इससे एक अलग ऊर्जा आती है और आप लोगों के लिए, खासकर छात्रों के लिए कुछ बेहतर करने की ऊर्जा सभी शिक्षकों में आती है, यदि आप शिक्षकों के लिए बेहतर बोलते हैं तो। ठीक है। चलिए, तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स आ रहा है हमारे यहाँ 23 जून 2025 शाम 4 बजे से। 23 जून 2025 शाम 4 बजे से ये कोर्स आ रहा है। दिस इज एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी आपको कवर कराई जाएगी, कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है। जिस विषय में जो एनसीईआरटी ज़रूरी है पढ़ने के लिए वो आपको कवर कराया जाएगा। मूल एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, साथ साथ एनसीईआरटी का सार आपको किताबों के रूप में भी दिया जाएगा। ये ऑफलाइन बैच है, ये हमारे प्योर ऑफलाइन बैच है मेरे भाई। ठीक है। ये हमारे प्रयागराज सेंटर से संचालित होगा, एल्गिन रोड, मिश्रा भवन चौराहा, सिविल लाइंस में जो हमारा सेंटर है वहाँ से संचालित होगा। इस बैच में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। साथ ही साथ RO का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और इसके लिए हम
परीक्षा से पहले परीक्षा, यानी आरओ की जैसी परीक्षा होती है वैसी परीक्षा की अनुभूति कराने के लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं 13 तारीख को। 13 जुलाई को अपना मॉक टेस्ट है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, और ये मॉक टेस्ट 9:30 बजे से शुरू होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। ठीक है, लगभग 2000 के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि सीटें सीमित हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और अपने आप को जांचिए, अपने आप को आंकिए कि परीक्षा से पहले हमारी तैयारी कैसी है, और आपको रैंक भी मिलेगी इसमें, उसमें नंबर भी आपको मिलेगा, जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कहाँ गड़बड़ हो रही है और उसको सुधार के फिर वास्तविक एग्जाम में आप जा पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा सेंटर है इसका, तो देखो प्रयागराज सेंटर है, लखनऊ सेंटर है, कानपुर सेंटर है, वाराणसी, गोरखपुर और नई दिल्ली आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे भाइयों यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ये ऑफलाइन बैच है। इसको जब आपके लिए लाइव कर दिया जाता है तो उसी को हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहते हैं। तो हिंदी मीडियम का यदि आप तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन मींस प्रीलिम कम मेंस दोनों। ठीक है, प्रीलिम कम मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस के साथ ये बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 6000 रुपये है, प्राइम की 13,500 रुपये है ऑनलाइन के लिए। ठीक है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो मिश्रा भवन सेंटर पर आप आ सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन अपना क्रिएट करना चाहते हैं और कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सत्र में और अगले किसी छोटे से सत्र में कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना है। थैंक यू।